नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। बिहार में सियासी उठापटक जारी। नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलकर दे सकते हैं इस्तीफा। नई सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। दोपहर तक ले सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने के कारणों की अपने विधायकों के साथ करेंगे चर्चा। 10 बजे मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई बैठक। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा के लिए भाजपा ने सांसदों और विधायकों को समझाया चुनावी लाभ। सरकार के लिए समर्थन पत्र पर सभी से कराए गए हस्ताक्षर। बिहार में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीट देने का किया ऐलान। कहा यह गठबंधन की है अच्छी शुरुआत। भविष्य में कुछ और सीट देने पर हो सकता है विचार। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के बाद अग्रवाल मित्र को और सर्वे की आवश्यकता है तो निचली अदालत इसका आदेश दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए सुबह 11 बजे लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। लोगों को मन की बात का रहता है इंतजार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का किया उद्घाटन। 44 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की स्थापना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में हुआ भव्य स्वागत। सड़कों पर लहराया केसरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन। छात्रों को किया संबोधित। मुंबई में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा में किए गए बदलाव का किया गया उल्लेख। महिलाओं को भी विधानसभा में बोलने का मिल रहा है अवसर। संसद में प्रवेश के लिए अब क्यूआर कोड के जरिए होगी एंट्री। दर्शक दीर्घा में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा। होगी बायोमेट्रिक जांच। रामनगरी अयोध्या में जल्द ही वाटर मेट्रो को मिलेगी मंजूरी। श्रद्धालु और पर्यटक भगवान राम की नगरी में ले सकेंगे जल विहार का आनंद। तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक होगा पर्यटन। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। टावर क्रेन को दोबारा लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू है। पीछे के हिस्से में होगा निर्माण। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने के लिए रद्द की गई ट्रेन और बसों की सेवा की जा रही है बहाल। 26 ट्रेनें लौटेंगी पटरी पर। यात्री जा सकेंगे अयोध्या धाम। दुनिया के 50 शहरों में उत्तर प्रदेश की जाएगी ब्रांडिंग। दुनिया के प्रमुख 12 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ट्रेवल फेयर और एक्सपो में रोड शो के माध्यम से दी जाएगी जानकारी। इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना में बिड करने वाली चारों कंपनियों ने औद्योगिक विकास आयुक्त गली वाली समिति के सामने दिया प्रेजेंटेशन। कैसे विकसित करेंगी फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती पुलिस परीक्षा की लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को की जाएगी आयोजित। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। जिलाधिकारी लखनऊ में सभी बोर्ड के स्कूलों को दिया 3 फरवरी तक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल खोलने का निर्देश। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीशा भारती समेत कई को किया तलब। अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमले की खबर मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने लिया एक्शन। तेल टैंकर ने हमले की दी थी जानकारी।
समाचार विस्तार से। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकार का चेहरा बदल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं। दिन भर की बयानबाजी और पार्टियों के विधायकों की बैठक नए समीकरणों का संकेत दे रही है। भाजपा के विधायकों और सांसदों की पटना में हुई बैठक, वहीं जीतन राम मांझी ने अपने विधायकों के साथ हुई बैठक में कहा, जहां पीएम मोदी वहीं हम। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार कायम रहेगी या फिर गिर जाएगी, इसकी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू की ओर से हो रही बयानबाजी से साफ है कि नीतीश कुमार किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। महागठबंधन का साथ छोड़ फिर एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। शनिवार को पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की कोर ग्रुप की बैठक हुई। हालांकि पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार सुबह 10 बजे होगी। सियासी हलकों में कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही अपने पद से इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार रविवार को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। इस बीच जदयू नेता नवीन कुमार ने आरजेडी नेतृत्व पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घोटालों के कारण आरजेडी नेतृत्व बेचैन है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया। उधर पटना में आरजेडी विधायकों की भी बैठक हुई। पार्टी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी विधायकों ने पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी के बीच भाजपा की पटना में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। कोर कमेटी के अलावा भाजपा की कार्य समिति की बैठक पटना स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। बिहार और देश के हित में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के हम सब साथ हैं। बात दरवाजा खोलने और बंद करने की नहीं है। बात है कि बिहार से कैसे अपराध को हम सब कम करें, खत्म करें। अगर नीतीश जी के दिल के अंदर ये भावना जगती है कि महागठबंधन नहीं एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 जो है दिल्ली में सरकार बनना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा इलेक्शन के एक दिन पहले तक भी खुला हुआ है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। चिराग पासवान ने कहा कि ताजा परिस्थिति को लेकर बीजेपी नेतृत्व को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। वहीं बिहार में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी। सवाल उठता है कि आखिर इंडी गठबंधन में ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी एकता की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार महागठबंधन से दूरियां मनाते दिख रहे हैं। हालांकि लल्लन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही नीतीश के महागठबंधन छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद परिवारवाद पर उनके बयान ने इसे और हवा दे दी। उनके इस बयान पर लालू यादव की बेटी के ट्वीट ने इस खाई को और गहरा कर दिया। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। इसके संकेत नीतीश कुमार ने दे दिए हैं और अपने संकेत देने के साथ ही नीतीश कुमार को राजनीति में पाला बदलने की फितरत के कारण पलटू राम कहा जाता है। लेकिन इस दफा नीतीश कुमार के बदले मन का असर सिर्फ बिहार की राजनीति पर ही नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी बड़े असर डालेगा। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने यह भी दोहराया कि उनकी पार्टी टीएमसी बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी।
भाजपा की जीत का रथ रोकने के लिए इंडी गठबंधन के तहत साथ आए कई विपक्षी दलों का ये खेमा लोकसभा चुनाव से पहले ही ढहता नजर आ रहा है। इस विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और अहम घटक दल टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा ने जैसे पूरे कुनबे को ही बिखेर कर रख दिया हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस बिखराव के लिए कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये को जिम्मेदार बताया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश जेडीयू के इन आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच कई बार नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राहुल गांधी की यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की है। राहुल की यात्रा फिलहाल बंगाल में है। बंगाल के दार्जिलिंग में पुलिस ने राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये बैठक 28 जनवरी को होनी है। भाजपा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेता दिल्ली में हाथ मिलाते हैं और बंगाल में सुरक्षित मार्ग की मांग करते हैं। क्यों वो क्या किस चीज के डर है? जो हंगामा, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी करते हैं, हर चीज में जो नाटक करती है और राजनीति करती है, वही बात आज कांग्रेस भी वही सोच रहे। बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नाराजगी भरे बयान से गठबंधन में दरार पड़ने के संकेत के बाद शनिवार को उनकी तरफ से सीटों के बंटवारे पर जानकारी सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस पर मुहर नहीं लगाई है। जयराम रमेश ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के अशोक गहलोत और सपा के अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो रही है। जब फार्मूले पर फैसला हो जाएगा तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इंडिया अलायंस जो है ये तो एक एक राज्य में चर्चा हो रही है, तो एक एक राज्य में आपको एक ही चीज हर जगह में नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं केरल में हूं और वहां सीपीएम और कांग्रेस के अंतर बहुत फर्क है। वहीं भाजपा ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले यूपी में मायावती ने साथ छोड़ा, फिर पंजाब में केजरीवाल ने किनारा किया और उसके बाद ममता ने साथ छोड़ दिया। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इंडी गठबंधन में सबसे बड़ा पेच सीटों को लेकर फंस रहा था। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 6 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं टीएमसी उसे महज 2 सीटें ही देने के लिए तैयार थी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जिंदा है। अब अखिलेश ने 11 सीटें देने की घोषणा कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यहां भी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में आयोजित एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए। देश के सीमांत इलाकों में स्थित 400 वाइब्रेंट गांव के सरपंच रैली में शामिल हुए। रैली में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं और 24 मित्र देशों के कैडेट भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र में हमारी बेटियां अपनी सकारात्मक छाप छोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के तिलक घोष के बेस्ट कैडेट का पुरस्कार प्राप्त करते हुए, मेरे युवा साथियों, इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
ये ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। हमने कल कर्तव्य पथ पर भी देखा कि इस बार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में भी ये पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में विमेन कंटिजेंट ने हिस्सा लिया। आप सभी ने शानदार परफॉर्म किया। बीते 10 वर्ष में हमारी सरकार ने नारी शक्ति की इसी ऊर्जा को निरंतर सशक्त किया है। जिन भी सेक्टर्स में पहले बेटियों के लिए एंट्री बंद थी या लिमिटेड थी, हमने वहां हर बंदिश हटाई है। हमने तीनों सेनाओं के अग्रिम मोर्चों को बेटियों के लिए खोल दिया। आज सेनाओं में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। बेटियों के लिए तीनों सेनाओं में कमांड रोल्स और कॉम्बैट पोजीशन में रख के रास्ते खोले गए हैं। आज आप देखिए, अग्निवीर से लेकर फाइटर पायलट तक बेटियों की भागीदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने गृह जनपद गोरखपुर में प्रथम आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। गोरखपुर एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के बीच मुख्यमंत्री के काफिले पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर राम जन्मभूमि आंदोलन में गोरखनाथ पीठ की अहम भूमिका रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ एवं गोरक्षपीठ की पीढ़ियों का सपना पूरा हुआ है। इसकी खुशी गोरखपुर के लोगों में दिख रही है। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए। पूरा हमारा गोरखपुर शहर, पूरा हमारा हिंदू समाज आज पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए खड़ा था। अभी अभी महाराज जी का फ्लीट यहाँ से गुजरा है। उन्होंने गाड़ी रोक करके हम लोग का अभिनंदन स्वीकार किया है। उसके लिए हम लोग पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राम हमारे आ गया है। पूरा हमारा देश एकदम भावुक होकर के एकदम जय श्री राम के भगवामय में हो गया है। 19वें एशियाई खेल 2022, पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित थे। इस समारोह में पदक जीतने वाले और हिस्सा लेने वाले 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए पुरस्कार धनराशि का वितरण किया गया। समारोह में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके प्रदर्शन को निखारने में अहम भूमिका निभाने वाले कोचों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को इनामी राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खिलाड़ियों को नए अवसर मिले हैं। प्रदेश में भी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मिशन मोड में काम हुआ है, जिसकी उपलब्धियां दिख भी रही हैं। 16% आबादी वाले प्रदेश में 25% पदक हासिल किया है।
युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस युवा शक्ति को तलाशने और उनको तराशने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया है, आज उसका लाभ देश भर का युवा ले रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है। आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों से संपर्क कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पार्टी अपने जनाधार बढ़ाने के लिए नए सदस्यों को भी जोड़ेगी। इसको लेकर लखनऊ में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय सह महामंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बैठक में गांव चलो अभियान चलाने पर चर्चा होगी। सभी गांव में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को प्रवास करना 24 घंटे का, उसकी रूपरेखा की बैठक है। माननीय शिव प्रकाश जी और माननीय दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इनका मार्गदर्शन मिलेगा। कानपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लाजपत भवन मोती झील में 26 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक आयोजित की जा रही क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदर्शनी से कारीगरों का उत्साह बढ़ेगा और उनकी कला को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्राफ्ट हमारी कला है जो लुप्त हो रही है। इस कौशल को बचाने के लिए हम सबको खरीदारी करनी होगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने 26 जनवरी को किया था। एक मीटिंग बुलाई गई, महिलाएं आई और हम लोगों ने सोचा कि एक रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसका नाम दिया ग्रामश्री। कहीं आपने देखा होगा। 1992 में ये काम का आरंभ हुआ था और धीरे धीरे करके थोड़ा काम करते गए। फिर मैं राज्यसभा की सभ्य बनी तो काम में जो गति होनी चाहिए नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अनार ने वो पिकअप किया। वो पढ़ती थी, साथ साथ में सब कुछ काम करते थे और आज 30 साल, लगभग 30 साल पूरे हुए हैं। 30 साल और 30 साल में 25,000 से ज्यादा आर्टिस्ट को काम देती है। एक संस्था 25,000। और इधर जो आए हैं ये भी 10, 15, 20, 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो देश में रोजगार देने वाला एक है कृषि क्षेत्र है,
और दूसरा एयरक्राफ्ट है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उनसे जुड़े सामानों की डिमांड बढ़ गई है। सराफा बाजार में सोने और चांदी के भगवान श्री राम के लॉकेट की डिमांड बढ़ गई है। प्रतिदिन कोई ना कोई भगवान श्री राम का लॉकेट खरीदने दुकान पर पहुंचता है। ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए लॉकेट के निर्माण को बढ़ाया जा रहा है। लोग अपने प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करने के लिए लॉकेट खरीद रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद प्रसन्नता से लोग इसको धारण कर रहे हैं। भैया, जब से मंदिर बना है अयोध्या का, तब से तो जो भगवान का जो लॉकेट है उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई है कि हम लोग बनवा नहीं पा रहे हैं। और ग्राहक रोज ही 2-4 ग्राहक मांगने आ जाते हैं कि श्री राम का हमको लॉकेट चाहिए, भगवान राम का। राम जी का अयोध्या जी के मंदिर के बन जाने की वजह से इतना क्रेज बढ़ गया है, लोग उसको मतलब भगवान को अपने सीने में रखना चाहते हैं कि किसी भी तरह से भगवान का एक नाम रूपी मेरे गले में लॉकेट भी हो जाए। तो चांदी का हो या सोने का हो, ग्राहक हम लोग के यहाँ बहुत डिमांड कर रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं सभी लोगों का ये मांग है कि प्रभु श्री राम के लॉकेट मिल जाए ताकि वो अपने हृदय से लगा के रखें और उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर बनी रहे। और उनके स्वरूप, मूर्ति या जैसे नहीं होता है कीरिंग, इन सब की बहुत डिमांड है। इसकी इतनी डिमांड है कि अभी हमारे पास 2 पीस हैं और जितने भी पीस थे वो सारे निकल चुके हैं। हमारे और भी माल तैयार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द से जल्द इनकी पूरी रेंज हमारे पास मिलेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर में पुणे से आए हुए 150 कलाकारों ने अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से माहौल को शिवमय बना दिया। इस अवसर पर श्रद्धालु भी वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमने को मजबूर हो गए। इस दल ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी अपनी प्रस्तुतियां दी थी। इसके बाद काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी। पूरा वातावरण जय श्री राम बम बम बोले के नारों से गूंज रहा था। इस अवसर पर हनुमान चालीसा की भावपूर्ण प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। श्री राम पथक पुणे से आए हैं। हमारा उधर पुणे में कम से कम 700 लोगों का ग्रुप है और यहाँ पे हम लोग 150 लोग यहाँ पे आए हैं। हमने हमारी वादन की सेवा अयोध्या श्री राम मंदिर में दी है और अभी हमारा पूरा का पूरा ग्रुप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हमारा वादन रूपी सेवा देगा। हम पूरा महाराष्ट्र से यहाँ से आए हैं। 750 जो हमारे कार्यकर्ता है उसमें से 150 कार्यकर्ता हम यहाँ पे लाए हैं। हमारे यहाँ ढोल, ताशा, ध्वज, हल्की, जो डमरू कहते हैं, डमरू, शंख, बिल्कुल ऐसे सब 150 वाद्यों का ताफा लेकर हम पूरा से यहाँ से आए हैं। हम प्रयागराज पे गए, त्रिवेणी संगम में भी हमारा स्वागत हुआ और उसके बाद अयोध्या में तो वहाँ पे भव्य मंदिर बन गया है। वहाँ पे भव्य मंदिर में भी हमने हमारी वादन सेवा दी और आज हम यहाँ पे काशी विश्वेश्वर मंदिर के कॉरिडोर में हमारा सौभाग्य है कि हमारा बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया और हम यहाँ पे वादन सेवा देने के लिए आ रहे हैं। ये पुणे महाराष्ट्र के महेश सेठ जी के नेतृत्व में 150 कार्यकर्ता श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के बाद 25 जनवरी को इन लोगों ने वहां अपने अच्छे वादन के माध्यम से बहुत भव्य प्रदर्शन करके काशी विश्वनाथ धाम में आज 27 जनवरी को अपना घोष वादन बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।